दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पिछले 8 वीडियोस में आपको दे चुका हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें बेसिक गुडविल होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों में आपको बता चुका हूं। दूसरे नंबर पर सुपर प्रॉफिट मेथड भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसका बेसिक फॉर्मूला जितना भी है वो मैंने आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में, और बताया भी था साथ ही साथ कि आखिर सुपर प्रॉफिट होता क्या है, किस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है और सुपर प्रॉफिट के आधार पर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है गुडविल का। तो आज आगे बढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड को लेकर के, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्हीं का कैलकुलेशन होता है और उन वैल्यूज को कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरी होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज अपने इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपके सामने करूंगा और बहुत ही सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। बने रहेंगे अगर हमारे साथ तो फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना कभी नहीं भूलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब बात करी जाए तो सिर्फ 2 मेथड आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए। नंबर 1 पर है एवरेज प्रॉफिट मेथड और नंबर 2 पर है सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब जब आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ जाएगा तो पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझ लीजिए आपको आ गया है। फिर जब बात करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में, तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एडजस्टमेंट। आपको समायोजनाएं सही तरीके से समझना होगा और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर। एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। आज अपने इस वीडियो में कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम आपके दिमाग में बिठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। हमारे चैनल कॉमर्स विद सिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड्स से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी, सहयोगी, सहपाठी के लिए आवश्यक है तो उस तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का पूरा केंद्र बिंदु है कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, जब हम लोग बात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल ऑफ रियल असेट्स माइनस एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज। इनमें क्या क्या रियल असेट्स हैं और क्या आउटसाइड लायबिलिटीज हैं मैं आपको बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर भी आज फिर से बता देता हूं, रियल असेट्स का मतलब होता है वो संपत्तियां जो व्यवसाय में लाभार्जन के लिए टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही प्रारूप में प्रयोग की जा रही हैं। तो कौन कौन सी हो जाती हैं रियल असेट्स? जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लेकिन ध्यान रहे परसेंटेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया जाता है और इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल को नहीं लिया जाता है। 2 एसेट्स को इन एसेट्स नहीं मानते, बाकी पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड, एवरीथिंग इज अ रियल असेट्स। ये सब की सब वास्तविक संपत्तियां हैं। इन सब को वास्तविक संपत्ति की तरीके से ले लिया जाता है। ध्यान रहे, फिक्टिशियस असेट्स को एसेट्स नहीं मानते, गुडविल को गुडविल वैल्यूएशन के लिए एसेट्स नहीं मानते, फिक्स परसेंटेज बेस्ड वाले इन्वेस्टमेंट को एसेट्स नहीं मानते। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जब हम आउटसाइड लायबिलिटीज की बात करेंगे तो आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज जो कंपनी को अपने आउटसाइडर्स को, कंपनी के बाहरी लोगों को जो पेमेंट करने हैं। कौन होते हैं वो? जैसे आपका हो गया डिबेंचर्स, लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ओवरड्राफ्ट में ही आता है, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, अनर्ड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड्स, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको याद ही तो करना है, मतलब समझना है कि ये आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, तो बस आउटसाइड में जानी है। ये हमारा रियल एसेट्स है क्योंकि इनको हम वास्तविक रूप में व्यवसाय में लाभार्जन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी के आधार पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई है। एक बैलेंस शीट आपको दी गई है। बैलेंस शीट ऑफ इंडो अमेरिका लिमिटेड इज गिवन बिलो। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर रुपीज 1,60,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। फिर असेट्स में आओगे तो गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी है, डेटर्स हैं, कैश है और बिल्स रिसीवेबल्स हैं। आपको उसने कहा है विनियोजित पूंजी और औसत विनियोजित पूंजी, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों बतानी है और 2 कंडीशन भी उसने दी है। फर्स्ट कंडीशन में कहा है यदि संपत्तियों के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तथा विनियोग 3,60,000 रुपए व्यापारिक विनियोग माने जा सकते हैं। उसने जब कहा कि कोई भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, जो बुक वैल्यू है सो है,
और इन्वेस्टमेंट को आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मान लो। दूसरी कंडीशन में उसने कहा है यदि भवन का बाजार मूल्य 3,60,000 रुपए और मशीन का मूल्य 2,80,000 रुपए है, मशीन के प्रतिस्थापन है तो लिए गए विनियोग को छोड़ शेष राशियों को गैर व्यापारिक विनियोग माना जाए। तो बताओ, दोनों ही सिचुएशन में आपको समझाता हूं और बहुत ही सरलता पूर्वक एकदम समझाता हूं कि कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए रियल एसेट्स। क्या चाहिए? रियल एसेट्स। मैं ए और बी दोनों सिचुएशन एक साथ लेकर के चल रहा हूं। तो रियल एसेट्स में देखते चलो क्या है हमारे पास। देखो गुडविल है, रियल एसेट्स है, गुडविल इंटेंजिबल रियल एसेट्स होती है, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के लिए गुडविल को एसेट्स नहीं माना जाता, तो नहीं मानेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की दी गई है आपको? फर्स्ट सिचुएशन में बुक वैल्यू लेना है तो 2 लाख है, और सेकेंड सिचुएशन में आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू लेना है, मतलब रिवैल्यूएशन, तो वो है 3,60,000 रुपए। फिर उसके बिल्डिंग के बाद में आता है मशीनरी। मशीनरी बुक वैल्यू जो है वो है आपकी 3,60,000 रुपए, और जब रिवैल्यूएशन उसका किया गया है बी कंडीशन में तो है 2,80,000 रुपए, 2,80,000। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है आपकी 3,60,000 रुपए। इस कंडीशन में, ए कंडीशन में कहा गया था इसको ट्रेडिंग मानो, लेकिन बी में कहा था नहीं मानो, तो बी में नहीं मानेंगे, ए में मान लेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, और ये इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। ये 80,000 का है, तो ये कोई भी कंडीशन होती बिना किसी के पूछे आप इसको इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। उसके बाद में और आगे चलें तो डेटर्स 8 लाख रुपए के हैं। डेटर्स कितना है? 8 लाख रुपए का है। दोनों तरफ सेम वैल्यू लिखी जाती है जिनके लिए कुछ ना कहा गया हो। कैश, कैश आपका 2.5 लाख रुपए का है। कैश के बाद में बी आर, बी आर जो है वो 1,50,000 रुपए का है, 1,50,000। ओके, देखो जितनी भी हमारी एसेट्स थी वो सब की सब हो गई हैं। ध्यान देना होता है आपको, 3-4 बातें मैंने बताई। पहला, गुडविल वैल्यूएशन के लिए गुडविल को एसेट्स नहीं मानते। दूसरा, फिक्स्ड परसेंटेज बेस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, जैसे 5%, 6% इन्वेस्टमेंट लिखा हो उसको ट्रेडिंग नहीं, नॉन ट्रेडिंग माना जाता है। क्यों माना जाता है शुरुआत में बता चुका हूं। और आपको क्या करना है, अगर किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया गया है तो उस पर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन किया गया हो, इग्नोर मारिएगा, कोई प्रोविजन पर ध्यान नहीं दिया जाता, रिवैल्यूएशन वैल्यू ले ली जाती है। रिवैल्यूड कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू हो वो ले लीजिएगा बस। तो देखो मेरी सभी संपत्तियों का टोटल मुझे कर लेना है। ये ए और बी कंडीशन में मेरी रियल एसेट्स का टोटल होगा, करके देखते हैं। तो यहां पर देखो 4 जीरो कॉमन मिल रहे हैं। 8 से 14, 14 और 8 होता है 22, 22 और 10 होता है 32। हासिल आ जाएगा तुम्हारा 3, 3 3 6 2 8, 8 8 16, 16 और 2 18 और 1 19। ये आ गया मेरा 19,20,000। इधर का टोटल करें तो देखो मुझे 4 जीरो तो कॉमन मिल रहे हैं तो मैं ले लूंगा। फिर 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। हासिल आ गया है मेरा 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 3 8 3 होता है 11, 11 और 8 19, 19 1 20, 20 और 2 22। मेरी रियल एसेट्स यहाँ ए कंडीशन में कितनी है? तो ए कंडीशन में हमारी रियल एसेट्स हैं 22 लाख रुपए, और बी सिचुएशन में मेरी रियल एसेट्स हैं 19,20,000 रुपए की। अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं और देखते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज क्या है। हमको आउटसाइड लायबिलिटीज भी चाहिए होती हैं। तो आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज में आप देखो तो 3 लायबिलिटीज आपके पास आउटसाइड हैं। एक, और देखो अगर कभी बैलेंस शीट लिखी हुई मिल जाए, बैलेंस शीट मिल जाए, तो 2 असेट्स ऐसी होती, 2 लायबिलिटी ऐसी होती हैं जो आउटसाइड होती हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। इनके हेड में जो कुछ लिखा हो उसको नॉन करंट कर दो बस। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इनमें जो कुछ भी लिखा हो वो सब कुछ आउटसाइड या एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। देखो क्या क्या लिखा है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास में 5% डिबेंचर हैं 2,80,000। क्या है? 5% डिबेंचर्स हैं कितने? 2,80,000 रुपए के हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके पास 1,20,000 रुपए के हैं, और बिल्स पेबल मतलब बीपी भी आपके पास 1,20,000 रुपए की है। यहां अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये 3 ही वैल्यू मेरे पास में आउटसाइड लायबिलिटीज थी, तो देखो 8 2 10 2 12, और उसके बाद में 2 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5,20,000 रुपए हमारी लायबिलिटी है। क्या है? 5,20,000 रुपए की हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है। कितनी? 5,20,000 रुपए मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है। तो जब मैं इसको यहां से माइनस कर दूंगा तो 0 0 0 0, 10 से 2 गया, ये बचा 8, और यहां पर 11 से 5 गया तो ये बचा 6, और ये बचा मेरा 16,80,000 रुपए। और यहां पर जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 0 0 0 0 0, 9 से 5 गया तो बचा 4, और ये बचा 1, मतलब 14 लाख रुपए इधर आ गया।
ये जो 16,80,000 रुपए, ये जो 16,80,000 रुपए और 14 लाख रुपए की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को क्या कहेंगे? ये वैल्यू मेरी जो आई है इसको कहेंगे कैपिटल इंप्लॉयड। क्या कहेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आ गई है। ये दोनों वैल्यूज, ये वाली भी वैल्यू कैपिटल इंप्लॉयड है और ये वाली वैल्यू भी कैपिटल इंप्लॉयड के नाम से जानी जाएगी। ओके, अगर ऐसे मैं कोई रिवैल्यूएशन ना करूं तो ये कैपिटल इंप्लॉयड आएगा, रिवैल्यूएशन को इंक्लूड करूं तो ये कैपिटल इंप्लॉयड आएगा। कैपिटल इंप्लॉयड तक अगर जाना है तो बस हो गया। देखो, आपको सुपर प्रॉफिट में समझना सिर्फ एक बात है और वो बात है कैपिटल इंप्लॉयड। अगर कैपिटल इंप्लॉयड समझ गए मतलब समझ लो सब कुछ समझ गए। बस दो फार्मूले और लगा के गुडविल निकल आती है। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी हो तो टोटल ऑफ रियल एसेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी करके हमारा इस तरीके से कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। अगर मुझे एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए हो तो यहां से हम लोग माइनस कर देते हैं 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट का आप 1/2 माइनस कर दो तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या कहेंगे? फिर उस वैल्यू को कहा जाता है ये एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड है। तो क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको जर्नल रिजर्व इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर रुपीज 1,60,000, कितना? 1,60,000 रुपए करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ दिया हुआ था। तो 1,60,000 का आधा कितना होता है? 80,000। 80 मैंने यहां से माइनस किया और 80 मैंने यहां से माइनस कर दिया। तो यहां पर बचेगा मेरा 16 लाख रुपए। क्या बचेगा? 16 लाख रुपए बचेगा और यहां पर 13,20,000 रुपए बचेगा। तो यहां की मेरी कैपिटल एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड हो गई है 16 लाख रुपए और यहां पर हो गई है 13,20,000 रुपए। इसको कहते हैं एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। अब आप कहेंगे सर कहां पर हमको कैपिटल इंप्लॉयड का यूज करना चाहिए और कहां पर एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड का यूज करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा आप भैया मेरे, जब कभी भी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इस तरीके से दी जाती है। कभी बोलेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड इज 10% और कभी बोलेगा ऑन एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इज 10%। तो कैपिटल इंप्लॉयड यूज करेंगे या एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड यूज करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेगा। देखो यहां पर एवरेज कहा गया, यहां पर एवरेज नहीं कहा गया। जब कभी भी क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम में तो एक बात पर ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हिंदी में लिखा होता है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर इतनी और जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा होगा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड पर रेट ऑफ रिटर्न इतनी। जब कभी भी ये मिसप्रिंट होता है तो क्वेश्चन इंग्लिश वाला सही माना जाता है, जो इंग्लिश में लिखा गया है उसी को सही मानते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है, खास तौर पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ते समय। बात क्लियर है? तो उम्मीद है अगर आपने लग करके पूरी तन्मयता के साथ में हमारे साथ इस वीडियो को समझ लिया है, अपनी नजरें लगाई रखी हैं, तो आप कैपिटल इंप्लॉयड और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कभी नहीं भूलेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं भूलेंगे। एक और कंडीशन हो सकती है जहां पर आप कैपिटल इंप्लॉयड निकाल सकें, उसको कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, अगर ऐसा करें तो भी कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। क्या? शेयर होल्डर्स फंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड करने के लिए करंट ईयर प्रॉफिट का 1/2 माइनस कर दें, आपको पता चल जाएगा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है। तो बाई चांस अगर मान लो आपको कभी करना पड़े तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसे ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे कैपिटल इंप्लॉयड और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इस तरीके से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिना किसी विलंब के फटाफट मिल सके। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां से हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड। तब तक के लिए